Welcome to Full Syllabus channel. Today we will be doing the next lecture, that is coupling constant. The coupling constant is denoted by a symbol J, and it is the distance between the center of the two adjacent peak in a multiplet. As shown in the figure, this is J value. Okay class? Now what is exactly J and what it do? It basically find out the relative orientation with the neighboring nuclei. For example, if I take this question, in this question these two protons are symmetrical in nature because the molecule has a excess of symmetry from here. That's why these two H are resonating at the same delta value and they don't split each other because they are magnetically equivalent in nature. But if we take these two type of nuclei which are not chemically equivalent in nature, because this is attached to Br and this hydrogen is attached to Cl, that's why their environment are different, and as their environment are different they will spin at different delta value. The delta value for this Hb is 6 and for this Ha is 5.8. They will also split each other signal into a doublet. As you remember, the formula is n+1. सो जब इसकी पीक आएगी तो वो कैसी आएगी? पीक जो आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी. ये वाला ज़्यादा डीशील्डेड होगा बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br. तो ये ज़्यादा डीशील्डेड होगा, तो ये 6.8 पे आया है, तो कुछ ऐसा डबलेट इसका दिखेगा और ये Ha का डबलेट होगा. एंड ये जो डबलेट है, ये दोनों डबलेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं J, राइट? इसमें B एक ही वजह से स्प्लिट हुआ है इसलिए आपने लिखा है JBA, एंड इसमें A B की वजह से स्प्लिट हुआ है इसलिए आपने लिखा है JAB. एंड ये जो पीक, दोनों पीक्स हैं, इनके अगर आप सेंटर को देखें तो एक वैल्यू आती है दैट इज 6.7 एंड 6.9. जब आप इसका मीन निकालेंगे वो डेल्टा वैल्यू आप रिपोर्ट करते हैं फॉर HA सिग्नल, HA डेल्टा सिग्नल. दैट मीन्स जो आपका सिग्नल स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद जो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू है दैट इज योर डेल्टा वैल्यू. ओके क्लास? इन सेम वे अगर आप ये वाला देखें, ये वाली जो पीक है और वाली जो पीक है, इन दोनों की जो डेल्टा वैल्यू है आप इनका मीन निकालेंगे तो जो सेंटर का वैल्यू आएगा वो आप देंगे इस प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू. दैट मीन्स केमिकल शिफ्ट कैसे पता लगती है? एक मल्टीप्लेट के सेंटर को देखकर आप बताते हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या है. ये वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. अब ये वाला प्रोटॉन इसकी वजह से स्प्लिट हुआ है और ये वाला प्रोटॉन इसकी वजह से स्प्लिट हुआ है, इसलिए इन दोनों का कपलिंग कांस्टेंट सेम रहेगा. इसलिए जब भी आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा आप कपलिंग कांस्टेंट देख के पता कर सकते हैं कि कौन से प्रोटॉन किसकी वजह से स्प्लिट हुए हैं, बिकॉज उनके J वैल्यू क्या होंगे? सेम होंगे. अब क्या करते हैं, अब हम ये J वैल्यू निकालते कैसे हैं ये निकालना सीखते हैं. J वैल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ डेल्टा. दैट मीन्स जो डेल्टा वैल्यूज हैं आप उसका माइनस करेंगे और इनटू करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी से. ये वाली पीक आ रही है 6.7 पे, ये वाली पीक आ रही है 6.9 पे. आप इसको इससे माइनस करेंगे, यू विल बी गेटिंग डेल्टा ऑफ केमिकल शिफ्ट एज 0.2. इस केस में भी वो 0.2 ही आएगा. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल मैंने 100 मेगाहर्ट्ज ली है, तो J की वैल्यू मेरी आएगी 20 हर्ट्ज. ओके क्लास? दैट मीन्स कि मेरा जो J का वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी एंड डेल्टा ऑफ डेल्टा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 20 हर्ट्ज आएगा. एज यू नो डेल्टा इज इन द यूनिट ऑफ ppm, तो ppm और मेगाहर्ट्ज कैंसिल हो जाएगा एंड इसकी यूनिट आती है हर्ट्ज में. ओके क्लास? बेसिकली स्पिन स्प्लिटिंग होती किस वजह से है ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. मैं इस क्लास में भी रिपीट कर रही हूँ कि एक न्यूक्लियर जो है उसका स्पिन परटर्ब होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड यही इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई को भी परटर्ब करते हैं. दैट मीन्स उसकी स्पिन को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं. इसीलिए उसका सिग्नल क्या है? स्प्लिटेड आता है. ओके अब जैसे कि ये आप एग्जाम्पल लीजिए, CH3 CH2 Cl. ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स हैं बिकॉज ये Cl के एनवायरनमेंट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये Cl के एनवायरनमेंट में कम है. तो ये ज्यादा राउंड फील्ड दिखेगा आपको और ये ज्यादा अप फील्ड दिखेगा आपको एज कम्पेयर्ड. ये इसकी वजह से स्प्लिट होकर आपको एक 2 + 1 3
ट्रिपलेट देगा एंड ये इसकी वजह से स्प्लिट होकर 3+1 4 क्वार्टेट देगा, राइट। तो CH3 का एक ट्रिपलेट दिखेगा एंड CH2 का एक क्वार्टेट दिखेगा, जिसमें जो CH3 है वो आपका ज्यादा शील्डेड होगा एंड CH2 ज्यादा डीशील्ड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cl। क्या ये क्लियर है क्लास? राइट। सो कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा आपको दिखेगा जहां पर ये अराउंड 2.8 आ रखा है एंड CH3 मेरा अराउंड 1.6 आ रखा है। ये जो आपका दो पीक के बीच में डिफरेंस है, यहां भी एंड यहां भी, जो वैल्यू है वो हमेशा JBA, दैट मीन्स सेम होगी इधर इधर और इधर, एंड यही वैल्यू JAB की भी होगी, दैट मीन्स इन दोनों पीक्स के बीच का डिफरेंस भी यही होगा जो इसका है, राइट क्लास। दैट मीन्स कि JAB विल बी इक्वल्स टू JBA अगर ये एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं तो आप ये वैल्यू से ये भी कंक्लूजन ला सकते हैं एंड इसको देख के ये कंक्लूड भी कर सकते हैं। दोनों कंक्लूजन्स बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। अब इसको नोटेशन देने के अलग अलग तरीके हैं, बिकॉज कपलिंग जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने दो एग्जाम्पल्स दिखाए हैं वैसे ही हो। कपलिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे N लिखा है एंड यहाँ AB लिखा है। AB आर द टू डिफरेंट न्यूक्लियाई जो कपल कर रहे हैं एंड N इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन देम। तो सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट कपलिंग जो है मेरी उसकी बात करती हूँ, दैट इज जेमिनल कपलिंग। जेमिनल वर्ड का मतलब है कि दो बॉन्ड से सेपरेटेड है ये कपलिंग। दैट मीन्स जो कार्बन है वो अटैच है दो हाइड्रोजन से और ये दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नहीं है इन नेचर, ये आपस में कपल कर रहे हैं। ऊपर मैंने 2 लिखा बिकॉज कितने बॉन्ड इन्वॉल्व है, 1 एंड 2, 2 बॉन्ड इन्वॉल्व है और ये एक ही केस हो सकता है कि प्रोटॉन जो है वो सेम कार्बन पे है। जेमिनल कपलिंग जो है, जेमिनल प्रोटॉन्स की वजह से जो कपलिंग आती है उसके आगे हम एक नेगेटिव साइन जरूर लगाते हैं। ये कन्वेंशन से बना हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपका नेगेटिव साइन के साथ होता है, राइट। तो मतलब अगर इंक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड, आप नेगेटिव साइन को नहीं रिगार्ड करेंगे, आप इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड को सिर्फ देखेंगे कि और बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है, राइट। नेगेटिव साइन उसके साथ लगाना कंपलसरी है बिकॉज वो जेमिनल प्रोटॉन है। तो जहां पे कपलिंग ज्यादा हो रही होगी इन जेमिनल कपलिंग, उसके आगे उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा और नेगेटिव साइन लगा होगा, और जहां पे कम हो रही होगी, राइट, वो अप्रोच करेगा 0 को और फिर पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है। बट अगर अच्छी जेमिनल कपलिंग हो रही है, दैट क्लियरली सेज कि वो क्या है, अच्छी जेमिनल कपलिंग तभी होगी जब उसके मैग्नीट्यूड हाई होगा विद अ नेगेटिव साइन। ओके क्लास, अब थोड़े से फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जिस पे जेमिनल कपलिंग डिपेंड करती है। जेमिनल कपलिंग हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, कार्बन एटम के बॉन्ड एंगल पे, और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उस पे, ठीक है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन बढ़ाएंगे उसमें आप S करेक्टर, दैट मीन्स आप sp3 से sp2 से sp पे जाएंगे तो कपलिंग कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज करेगा। रीजन क्या होगा डिक्रीज का, अब ये सुन लेते हैं। मेरा रीजन क्या है डिक्रीज का, अगर आप ये इसका एंगल देखें एंड इसका एंगल देखें, ये एंगल जो है ये लेसर है देन दिस। अगर ये एंगल छोटा है, कम है, तो क्या होगा, अगर एंगल छोटा है तो ये आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, और अगर स्पिन ज्यादा इंटरेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, एज यू कैन सी बाय द फिगर -9 to -15, और ये क्या है प्लस में 0 to 2, दैट मीन्स इट हैज अ हायर कपलिंग कांस्टेंट, और ये तभी होगा जब कपलिंग क्या है ज्यादा हो रही है। सो एज यू इंक्रीज द S करेक्टर, कपलिंग क्या होती है, कपलिंग कांस्टेंट डिक्रीज करती है। तो इधर से इधर आने में S करेक्टर बढ़ गया तो कपलिंग क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। वैल्यू से भी आपने देख लिया है, तो ये चीज एक है जिसपे आपका जेमिनल कपलिंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट टाइप की जो कपलिंग जो करेंगे उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत रोल प्ले करेगी, आप जरूर वहां भी देखिएगा। अगर आप ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो अटैच्ड है प्रोटॉन के साथ, तो फिर कपलिंग कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये क्या करेगा, ये उस प्रोटॉन को कपल उतने अच्छे से नहीं करने देगा, ये मूव कराएगा कपलिंग कांस्टेंट को पॉजिटिव या फिर लेस नेगेटिव वैल्यू की तरफ। नाउ थर्ड केस और द लास्ट केस जो मेरा है जेमिनल कपलिंग में, वो है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल किसका, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल। अगर ये बॉन्ड एंगल घटता है तो कपलिंग बढ़ेगी, वही जो बात मैंने अभी ऊपर भी बोली, क्योंकि एटम्स पास आ जाएंगे, अगर एटम्स पास आ जाएंगे इंट्रैक्शन बढ़ेगी। अब बात करते हैं यही बॉन्ड एंगल की रिंग के अंदर। अगर रिंग के अंदर मैं बात करूं, और मैं इस एंगल की बात कर रही हूं रिंग के अंदर, ऑब्वियसली पहले तो
जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है वैसे वैसे आप देखिए एंगल क्या है सी सी बॉन्ड का सी 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 का बढ़ रहा है। अगर ये वाला एंगल बढ़ रहा है ऑब्वियसली वो इस बाहर वाले एंगल को क्या कर रहा है, घटा रहा है। दैट मीन्स अगर अंदर का सी 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 एंगल बढ़ रहा है तो एच सी एच एंगल को घटा रहा है। अगर ये एंगल घटेगा बहुत इजीली आप कह सकते हैं दोनों एच क्या है, आपस में ज्यादा कपल करेंगे, और अगर ज्यादा कपल करेंगे तो कपलिंग बढ़ेगी, कपलिंग कांस्टेंट भी बढ़ेगा, एज यू कैन सी बाय द वैल्यूज। -4 से -9 हुआ एंड साइक्लोहेक्सेन में ये -13 हो गया। दे आर वेरी मच इनटू कपलिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग इज विसनल कपलिंग। ये जो है विसनल मतलब कि जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं उन पे जो प्रोटॉन्स लगे हैं उसकी वजह से होती है। ऑब्वियसली 1 2 3 बॉन्ड्स इन्वॉल्व है इसलिए आपने यहाँ 3 लिखा है, यहाँ मैंने HH लिख दिया। यू कैन राइट AB ऑल्सो, सेम ही बात है। इसकी आपकी बाय नोटेशन पॉजिटिव साइन आपको लगाना होता है वैल्यू के साथ या मैग्नीट्यूड के साथ। अब चेक करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है डायहाइड्रल या फिर वैलेंस एंगल के साथ। जैसे हमने पीछे बॉन्ड एंगल की बात की, यहाँ पे डायहाइड्रल एंगल की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ पे और अगेन सब्स्टिट्यूएंट पे कि सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो रिगार्डलेस कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जस्ट उसके अपोजिट चीज होगी, कॉन्ट्ररी। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज डायहाइड्रल एंगल। तो चेकआउट करते हैं कि एंगल डायहाइड्रल एंगल होता ही क्या है। ये हम बनाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, न्यूमैन प्रोजेक्शन आपने जरूर किया होगा। इस कार्बन का जो एक सब्स्टिट्यूएंट है और जो दूसरे कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है उनके बीच का जो एंगल है उसे अल्फा बोलते हैं, डायहाइड्रल एंगल। ये एंगल जब सबसे मिनिमम होगा वो कब कब हो सकता है, वो तब हो सकता है जब ये 0 डिग्री हो या जब ये 180 डिग्री हो, राइट। जब 0 डिग्री है तब पैरेलल इंटरेक्शन है और जब 180 डिग्री है तब बैकग्लोब इंटरेक्शन है। बट इंटरेक्शन दोनों में ही क्या है, मैक्सिमम है, राइट। वेयर एज जब ये अल्फा 90 डिग्री होगा तो मिनिमम इंटरेक्शन होगा। मिनिमम इंटरेक्शन होने की वजह से जब 90 डिग्री अल्फा अप्रोच करेगा तो मेरा अगर इंटरेक्शन कम हो रहा है तो कपलिंग क्या होगी, कम होगी। वेयर एज 0 और 180 डिग्री जब ये होगा तो इंटरेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर। तो क्या बात है कि ये जो मेरा है स्पीशी मोइटी दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज पे अगर दोनों कार्बन विसनल लगे हैं तो कपलिंग जो होती है वो होती है 6 to 8 हर्ट्ज ओनली, काफी लो है। इसलिए समटाइम्स ये बहुत चिपके हुए डबलेट दिखते हैं या मल्टीप्लेट दिखते हैं। वेयर एज अगर मैं सिस और ट्रांस की बात करूं, सिस और ट्रांस में बाय कन्वेंशन ये देखा गया है कि जो ट्रांस है उसकी कपलिंग ज्यादा होती है सिस से। रीजन इसके टू बी काफी कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रहे हैं, बट रीजन इसका कुछ कुछ इससे भी मिलता है कि सिस जो है उसमें 0 डिग्री एंगल है, बिकॉज अगर एच दोनों देखें तो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, वेयर एज ट्रांस में 180 डिग्री है। और जब एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई तो पाया गया कि जब 0 डिग्री डायहाइड्रल एंगल है या फाई एंगल है तो आपका 8 to 11 हर्ट्ज आपका है कपलिंग कांस्टेंट, एंड ट्रांस में 180 डिग्री जब आपका डायहाइड्रल एंगल है तो 9 to 12 हर्ट्ज आपका कपलिंग कांस्टेंट, एंड समटाइम्स ये 12 से 16 तक भी देखा गया है। इसलिए वाया NMR यू कैन इवन distinguish between a cis isomer and a trans isomer. Trans isomer always will be having a coupling constant that is more than cis one. अब बिल्कुल सेम चीज हम इनके अंदर भी देखते हैं। जैसे जैसे आप एंगल रिंग का एंगल छोटा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप रिंग का एंगल जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं वैसे वैसे कपलिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। तो रिंग का एंगल छोटा करने से क्या हो रहा है कि आपका जो HH है वो एक दूसरे के से एंगल छोटा कर रहे हैं, एंगल छोटा कर रहे हैं। एंगल छोटा करने से क्या होगा, कपलिंग डिक्रीज करेगी, कपलिंग कांस्टेंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करने से J इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ अगर आप डिक्रीज करेंगे तो दोनों H, अब इस पिछले केस में क्या हो रहा था, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करने से वो दोनों दूर जा रहे थे H। इस केस में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करने से क्योंकि वो आसपास वाले कार्बन पे हैं, सेम कार्बन पे नहीं है, आसपास वाले कार्बन पे हैं, तो दोनों H क्लोज आ जाएंगे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करने पे। तो यहां कॉन्ट्ररी उल्टा हो रहा है,
यहाँ उल्टा क्या हो रहा है कि जे जो है मेरा बढ़ रहा है, वेरस वहां हमने क्या देखा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जो दोनों H लगे थे वो क्लोज नहीं थे, इसलिए उनका कपलिंग कांस्टेंट घट गया था। यहाँ कपलिंग कांस्टेंट बढ़ गया क्योंकि दोनों H क्लोज आ गए, वहां दोनों H दूर चले गए थे बिकॉज ऑफ द एंगल। और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर देते हैं तो जे जो मेरा है वो डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करते हैं, जे डिक्रीज कर जाएगा, राइट, बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वहां भी जे डिक्रीज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जे को डिक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू से भी आपको बिल्कुल सेम चीज क्लेरिफाई हो रही है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है। यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है तो दोनों H आसपास आ गए हैं, ज्यादा कपलिंग कर रहे हैं, ये कम कपलिंग कर रहे हैं, वैल्यू से जस्टिफाइड है। अब एक लास्ट टाइप की कपलिंग है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। ये नॉर्मली बहुत ही रेयर देखी गई है, बट देखी जाती है, इसलिए जब भी ये कपलिंग होगी आपका बहुत कम प्रोनाउंस्ड है और इसका जे की वैल्यू बहुत लो आती है। अगर जे की वैल्यू लो है क्या मतलब है, ऑलमोस्ट सिंगल पीक ही आएगा, आपका मल्टीप्लेट दिखे, डबलेट मल्टीप्लेट दिखेगा ही नहीं। स्टिल हमें इसको रीड आउट करना है, क्योंकि अगर हम बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग रेंज कपलिंग की एक आध छोटी मोटी पीक हमें दिख जाए, तो हमें पता जरूर होना चाहिए इसके बारे में। ये ऑब्वियसली 3 बॉन्ड तक हम कर चुके, तो 4 बॉन्ड से लेकर n तक मैंने लिख दिया है, जितने भी बॉन्ड्स बीच में आए इट कैन बी। ये ज्यादातर देखा गया ओलेफिन्स में, एसिटिलीन्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। मैं 2 केस डिस्कस कर रही हूँ इसके, एलाइलिक कपलिंग और एरोमेटिक्स में। एलाइलिक कपलिंग मतलब देखिए 1, 2, 3 and 4, ये 4 बॉन्ड कपलिंग है। ये बिल्कुल भी ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होती, इसकी जे की वैल्यू 0 to 1 हर्ट्ज ही होती है, दैट्स वेरी वेरी लो। एंड अगर एरोमेटिक्स में बात करें तो देखिए मैंने तीनों एग्जाम्पल्स लिए हैं इसमें। ये है J3 दैट इज ऑर्थो कपलिंग, काफी अच्छा अमाउंट है 7 to 10, ये अलग से देखी भी जा सकती है, बट ये भी बहुत अच्छा नंबर नहीं है। 7 to 10 हर्ट्ज इज वेरी लो, राइट, तो आपको इसको देखने के लिए बहुत अच्छा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप इससे आ जाएं 4J पे, दैट मीन्स की मेटा कपलिंग पे, दैट मीन्स की 4 बॉन्ड इन्वॉल्व में, देखिए 1 to 3 हर्ट्ज, ये तो बहुत ही कम है, तो ये देखना बहुत इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। एंड अगर आप चेकआउट करें पैरा के लिए तो इट्स ओनली 0 to 1, 5J, ये भी नहीं दिखती है। मेटा एंड पैरा कपलिंग देखना बहुत 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 रेयर है। ऑर्थो कपलिंग फिर भी यू कैन सी, दैट्स वाई, क्योंकि इसका J अच्छा है, बिकॉज J3 तक द कपलिंग कैन बी सीन इजिली, राइट। ओके क्लास, that was all with the coupling constant. Now let's go to the next thing, that is the assignment which I have given you in the last class. Draw the structure of each of the following. पहला जो मॉलिक्यूल मैंने लिया था that was C3H3Cl5। पहली चीज मैंने आपको हमेशा बोली हुई है, निकालिए इसका DBE। जब इसका DBE आप सॉल्व करेंगे आपका DBE 0 निकलेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना रिंग है ना डबल बॉन्ड है। एक डबलेट एक ट्रिपलेट आया था इसके अंदर, इसके NMR स्पेक्ट्रा में। एक डबलेट का मतलब ये है कि जो भी कार्बन है इस पे खुद पे भी प्रोटॉन है एंड साथ वाले पे एक CH है, और एक ट्रिपलेट का मतलब है कि खुद पे प्रोटॉन है और साथ वाले में CH2 है। ट्रिपलेट का मतलब 2+1 CH2 है। अगर मैं इन दोनों फैक्ट्स को कंबाइन करूं तो CH2CH ग्रुपिंग है मेरे पास, बट मेरे पास 3 कार्बन होने चाहिए, ये तो 2 ही कार्बन के सिग्नल है, थर्ड कार्बन का कोई सिग्नल नहीं है और मुझे कोई सिमेट्री भी नहीं दिख रही है सच, राइट। तो थर्ड कार्बन का कोई सिग्नल नहीं है, मतलब इसके पास कोई अटैच्ड H है ही नहीं। अगर होता तो कुछ तो स्प्लिटिंग दिखती इस पे, इस कार्बन पे कोई तो प्रोटॉन का सिग्नल आता, चाहे सिंगलेट ही आता, स्प्लिटिंग नहीं भी आती। तो लेट्स कवर आउट कि क्या क्या हो सकता है। मैंने 3 कार्बन बनाए, पहले CH2 लिख लिया है, इसमें भी CH2CH लिखा पहले मैंने, राइट। फिर मैंने एक कार्बन ऐसा रखा जिसमें सारे Cl लगा दिए, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए कोई स्प्लिटिंग भी इसकी वजह से एज सच नहीं शो हो रही है। यहाँ एक CH है, यहाँ एक CH2 है, तो रेस्ट 2 Cl मैंने ऐसे लगा दिया, और इस केस में यहाँ जब मैंने CH2 रखा तो 2 Cl मैंने यहाँ लगा दिया। इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए ये इसकी वजह से देगा ट्रिपलेट 2+1 और ये इसकी वजह से देगा डबलेट, ये इसकी वजह से देगा डबलेट और ये इसकी वजह से देगा ट्रिपलेट। यही आपके मॉलिक्यूल में था। और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
चेकआउट करें तो सेम यही निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, यही निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी जो आपको क्वेश्चन में दिया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। C4H10O, मैंने जब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकाला, ये निकल के आया 0। दैट मीन्स इसमें भी कोई डबल बॉन्ड या रिंग नहीं है, राइट। इसमें मुझे एक सिंगलेट मिला, दैट मीन्स कि सिंगलेट एक है, उसके खुद के पास प्रोटॉन्स है पर आसपास वाले कार्बन्स पे कोई प्रोटॉन नहीं है। मे बी उसके पास ऑक्सीजन लगा हो या कार्बनल भी, नो कार्बनल नहीं हो सकता बिकॉज क्या है, 0 है DBE। तो ऑक्सीजन लगा हो, यही एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। एक डबलेट है, मतलब कि जो कार्बन है उसके पास प्रोटॉन है और साथ वाले कार्बन पे एक प्रोटॉन है। और एक सेप्टेट है, सेप्टेट का मतलब 7 पीक्स। 7 पीक्स तभी आ सकते हैं जब आसपास इक्विवेलेंट 6 प्रोटॉन हो, और ये केस तभी हो सकता है जब ऐसी काइंड ऑफ मोइटी हो। अब मैं इस और इसको अगर कंबाइन करूं तो कुछ ऐसा सा मेरा स्पेक्ट्रा, कुछ ऐसा सा मेरा कंपाउंड हो सकता है। CH एंड 2 CH3 लगे हैं। CH का सेप्टेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस 6 प्रोटॉन्स, 6 + 1, एंड इसका डबलेट हुआ है 1 प्रोटॉन की वजह से, 1 + 1 डबलेट। अब मैं इन सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कंबाइन करती हूँ। 1 2 3 कार्बन्स में कवर कर चुकी हूँ, जो कि ये दिख रहे हैं मुझे, राइट। 4 में से 3 कवर्ड है, बच गया एक कार्बन जो आई थिंक ये रहा, राइट, जिसमें कि जिसका सिंगलेट तो दिख रहा है, दैट मीन्स प्रोटॉन तो है इसके पास, बट इसके पास में कोई प्रोटॉन नहीं है। दैट मीन्स ये भी मेरा एक कार्बन है प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, जिसमें देखिए मैंने ऐसा सच आपको कहा था ये ऑक्सीजन के साथ लगा है, क्योंकि मेरे पास वही एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही थी और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही थी। ये सिंगलेट देगा, ये CH सेप्टेट देगा एंड ये CH3 डबलेट देगा। इस तरीके से ये स्प्लिटिंग देंगे। बाय चांस अगर ये सिंगलेट, राइट, अगर ये सिंगलेट यहां पर ये CH3 ना लगा के आप इसको कहीं और अरेंज करने की कोशिश करते तो वो अपनी स्प्लिटिंग दिखाता। इसलिए अपनी स्प्लिटिंग नहीं दिखाई बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, दैट्स द रीजन। ओके क्लास, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज C4H8O2। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जब मैंने निकाला तो 1 निकला, मतलब इसमें या तो एक डबल बॉन्ड है या फिर रिंग है। चलो देखते हैं। एक सिंगलेट है, दैट मीन्स कोई विसिनल हाइड्रोजन नहीं है, या तो ये ऑक्सीजन के पास लगा है या फिर ऑब्वियसली एक कार्बनल बॉन्ड हो सकता है बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, राइट। तो ये वाला जो 1s है, 1 सिंगलेट है, दैट क्लियरली इज शोइंग या तो एक कार्बनल के पास लगा है या इसके पास ऑक्सीजन लगा है। देखते हैं दोनों में से क्या हो सकता है। 1 ट्रिपलेट है, दैट मीन्स इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है एंड ये एक CH2 के साथ लगा है। 1 क्वाड्रेट है, ये तभी हो सकता है जब इसके पास खुद के पास हाइड्रोजन है और एक CH3 के साथ लगा है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करें तो हो गया CH2 CH3। ये ग्रुपिंग मेरे पास मेरे मॉलिक्यूल में है। 1 2 और 3 कार्बन हमने कवर किए, 4th कार्बन कवर नहीं हुआ, बट यहां पे मेरे पास 4 कार्बन है। ये बहुत ज्यादा एविडेंट मुझे कर रहा है कि जो मेरा चौथा कार्बन है वो क्या है, वो है एक कार्बनल कंपाउंड। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे पास एक कार्बनल कंपाउंड है और एक OH है, या फिर मेरे पास एक एस्टर है। लेट्स कवर आउट। मैंने तीनों से ही फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, CH3 COO CH2 CH3, क्योंकि CH2 CH3 मेरे को बिल्कुल एविडेंट है ऊपर बन है, तो मैंने इनको एक साथ ही रखा है, या फिर CH3 CH2 मैंने यहां लिखा और OCH3 यहां किया, क्योंकि मुझे एक सिंगलेट कार्बन भी मिला है। दैट्स वाई वो ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बनल के साथ मैंने अटैच करके देख लिया है, राइट। दूसरा केस मैंने जो आपको बोला कि एक कार्बनल और एक OH है, मैंने उसके पॉसिबिलिटी को जब बनाया, ये तो मैं हटा नहीं सकती थी, ये फ्रेगमेंट तो मुझे क्लियरली दिख गया है NMR से। बाद में बचा है CH2OH। CH2 का खुद का एक क्वाड्रेट आना चाहिए था, जो कि प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये तो मेरा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और दोनों में से कोई एक फुलफिल कर देगी मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी एंड मेरे NMR स्प्लिटिंग को भी। आप दोनों ही आंसर लिखकर आ सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। नाउ लेट्स डू द डी पार्ट, C4H8Cl2O। इसका DBE निकालिए, 0 आएगा। इसने दिए 2 ट्रिपलेट, दोनों ही ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट तभी आ सकते हैं जब कार्बन के साथ अटैच्ड हो CH2, और दोनों ही है, मतलब दोनों में ही क्या है, CH2 है। तो ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि ऐसी ग्रुपिंग है मेरे मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखिए, सिग्नल सिर्फ 2, कार्बन 4, इतने सारे हाइड्रोजन,
मैंने क्या बोला था, जब भी आपके फॉर्मूला बड़ा हो और आपकी सिग्नल्स कम हो, बहुत क्लियर है कि सिमेट्री ज्यादा है उस मॉलिक्यूल के अंदर, और मेरे पास सिर्फ यही फ्रैगमेंट मुझे दिख रहा है और कोई हाइड्रोजन भी नहीं है किसी टाइप का, राइट। तो क्या हो सकता है, ये साइड भी किसी से अटैच्ड है और ये साइड भी किसी से अटैच्ड है, जो कि कार्बन नहीं है, राइट, कार्बन नहीं है, और सिमेट्रिकल भी है, मतलब ऐसे दो हो सकते हैं, और C4 है, बहुत पॉसिबल है कि ऐसे दो आपके मॉलिक्यूल, दो फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर। तो व्हाट आई डिड, मैंने इसको ऑक्सीजन से जोड़ा एंड 2 Cl यहाँ लगा दिए। ये बिल्कुल मेरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जस्टिफाई कर रहा है, एंड 2 ट्रिपलेट्स भी इसमें आ रहे हैं। ड्यू टू सेंटर से अगर मैं काटूं, यहाँ सिमेट्री आ रही है, ये दोनों सेम जगह सिग्नल देंगे, ये दोनों भी सेम जगह सिग्नल देंगे, ये ट्रिपलेट देगा इसकी वजह से, ये ट्रिपलेट देगा इसकी वजह से, 2 ट्रिपलेट आ गए, और कोई केसेस में जस्टिफाई हो ही नहीं सकता। लास्ट एग्जाम्पल है C3H7Cl। इसका DBE जब मैंने निकाला तो निकल के आया 0, दैट मीन्स इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब इसमें मैंने आपको क्या दे रखा था, एक डबलेट है, एक सेप्टेट है। डबलेट आने का मतलब कार्बन के पास खुद के पास भी प्रोटॉन है और साथ वाले के पास एक प्रोटॉन है। सेप्टेट अगेन वही केस, सेप्टेट तभी आएगा जब कार्बन के पास 2 CH3 लगे हुए हैं। इन दोनों फैक्ट्स को कंबाइन करो तो एक ही चीज निकल के आती है, दैट मीन CH है जिसपे CH3 और CH3 लगा हुआ है। अगर मैं देखूं तो मेरा उस फॉर्मूला में 3 ही C हैं और तीनों यहाँ फुलफिल हो रहे हैं, दैट मीन्स बहुत क्लियर है कि मुझे सिर्फ एक Cl अटैच करना है, एंड दिस इज माई फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। क्लास मैंने 5 एग्जाम्पल ले लिए हैं। आई होप आपसे अगर एक आध में गलती भी हुई होगी तो अब आपको वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम योर रेफरेंसेस फ्रॉम योर बुक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।